सेठ धनीलाल के दो बच्चे थे, बड़ा बेटा मोहन और छोटी बेटी सोनिया। सेठ को हमेशा से ही सोनिया से ज्यादा प्यार मोहन से था। मोहन जब भी कोई चीज मांगता, सेठ धनीलाल उसे एक बार कहने पर ही उसे ला कर दे दिया करता। पर वही सोनिया जब कोई चीज मांगती तो उस बात को बेकार समझकर उस पर गौर नहीं फरमाया जाता था। ऐसे ही एक रात 11 बज गए थे। मोहन अभी तक घर नहीं आया था। उसकी माँ विमला का चिंता में बुरा हाल हो रहा था। तभी विमला गुस्से में सेठ से बोलती है, ये सब आपके लाड प्यार का नतीजा है। देख लो, इतना वक्त हो गया है और आपका लाडला अभी तक घर नहीं आया। अरे 1000 बार कह चुकी हूँ कि अपने बेटे पर जरा लगाम कस लो, पर नहीं, आपको तो मेरी बातें बेकार लगती हैं। ना जाने साहबजादे कहाँ घूम रहे हैं। यहाँ हमारा चिंता से दिल बैठा जा रहा है। अरे विमला बस करो, आ जाएगा मेरा बेटा। अरे कभी कभी देर हो जाती है घर आने में। तुम बेकार में बोल बोल कर मेरा सर में दर्द मत करो। धनीलाल इतना बोल ही रहा होता है कि तभी शराब के नशे में लड़खड़ाता हुआ मोहन घर आता है। उसकी ऐसी हालत देखकर विमला को और गुस्सा आता है और वो बोलती है, वाह वाह, देख लो आपका लाडला क्या कुकर्म करके आया है। अरे ये उम्र है इसकी नशा करने की। इतना ज्यादा नशा किया है कि ठीक से खड़े तक नहीं हुआ जा रहा। बोलो अब क्या कहोगे आप? विमला, मैंने कहा है ना, ज्यादा जुबान मत चलाया करो। और खबरदार अगर मेरे बेटे के बारे में कुछ कहा तो। अरे यही तो जवानी के दिन है उसके मजे करने के, घूमने फिरने के, खाने पीने के। और देरी हो भी गई तो क्या आसमान फट गया। अरे आ गया ना मोहन घर पर, तो बस अब खत्म करो इस बात को। आजा मेरे लाल, तू थक गया होगा। मैं तुझे तेरे कमरे तक छोड़ कर आता हूँ, तू आराम कर। इतना कहकर सेठ धनीलाल अपने बेटे को अपना सहारा देकर उसे उसके कमरे तक ले जाता है और उसे आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटा देता है। वहीं सोनिया छिपकर ये सारा दृश्य देख रही थी। तभी उसे अपने साथ हुई कुछ दिन पहले की घटना याद आती है, जब एक शाम उसे अपनी ट्यूशन क्लास से घर आए हुए 7 बजे से 7:05 का समय हो जाता है। और जैसे ही सोनिया घर आती है तभी धनीलाल उसकी पिटाई करता है। ये बात सोचकर सोनिया की आंखें नम हो जाती हैं और वो खुद से कहती है, आखिर क्यों पिताजी मेरे और भैया के बीच इतना बड़ा भेदभाव करते हैं? भैया इतनी देर रात को घर आया तो भी पिताजी ने उसे गले से लगा लिया, और मैं जरा सी देरी से आई तो मुझे इतना मारा। आज तक कभी पिताजी ने मेरा इस तरह समर्थन नहीं किया, प्यार नहीं किया जिस तरह वो भैया को करते हैं। आखिर मेरी क्या गलती है? एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब पिताजी को अपनी गलती का एहसास होगा और उनको समझ आएगा कि लड़का हो या लड़की, आजादी दोनों को एक सीमा तक ही देनी चाहिए। वक्त यूं ही गुजरता चला जाता है। मोहन की आदतें दिन प्रतिदिन और ज्यादा बिगड़ती चली जाती हैं। जुआ खेलना, देर रात तक घर से बाहर रहना, विमला और सोनिया से बदतमीजी से बात करना मोहन के दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। ऐसे ही एक दिन सोनिया अपने पिताजी के पास जाती है और बोलती है, पिताजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? पिताजी मुझे मेरी आगे की पढ़ाई करनी है। मैं अपना एमए पूरा करना चाहती हूँ। हाँ तो पिताजी आप मुझे पैसे दे दीजिए। आज एडमिशन की लास्ट डेट है। आज नहीं हुआ तो फिर अगले साल तक इंतजार करना होगा। जा यहाँ से, मैं तुझे कोई पैसे नहीं दूंगा। पर क्यों पिताजी? आप नहीं चाहते कि मैं पढ़ लिख कर आपका और इस घर का नाम रोशन करूं? अरे लड़कियां कभी नाम रोशन नहीं करती, नाम रोशन तो लड़के करते हैं, और वो करने के लिए मेरा मोहन है। देख सोनिया, अपने ससुराल जाकर भी तुझे चूल्हा चौका ही करना है और बर्तन ही धोने हैं। तो ये पढ़ाई के नाम पर मेरे पैसे बर्बाद मत कर। आ गई बात समझ में? अपनी माँ की मदद कर और घर के कामों में उनका हाथ बटा। चल जा यहाँ से। धनीलाल इतना बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर मोहन आ जाता है और सोनिया को देखकर बोलता है, तू यहाँ क्या कर रही है सुबह सुबह? जाकर काम कर। वो भैया मैं। अरे बेटा तू इसे छोड़, तू बता तू किस लिए आया है? अरे पिताजी मुझे कुछ पैसे चाहिए, थोड़े दे दो। अरे बस इतनी सी बात? और थोड़े क्यों बेटा, जितने चाहिए उतने ले। अरे ये सब तेरे लिए ही तो है बेटा।
इतना कहकर धनीलाल अपनी तिजोरी खोलता है और बिना गिने ही मोहन को खूब सारे पैसे दे देता है। मोहन पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। सोनिया भी रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। तभी वहाँ विमला आती है और कहती है, सोनिया बेटा ऐसे रो मत, अभी तेरी माँ है बेटा। माँ, पिताजी को मुझसे इतनी नफरत क्यों है? आखिर मैंने लड़की पैदा होकर कोई गुनाह किया है क्या? हमेशा हर बार पिताजी बस मेरा बेटा करते रहते हैं। कभी मुझे वो दर्जा नहीं दिया जो उन्होंने भैया को दिया। कभी भी मुझे नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए। माँ, आज के समय में लड़का लड़की दोनों एक बराबर हैं। फिर भी पिताजी मुझे कैद में और भैया को आजादी में क्यों रखते हैं? मेरी बेटी, मैं तेरा सारा दुख अच्छे से समझती हूँ। तू चिंता मत कर। तुझे तेरी आगे की पढ़ाई के लिए जो पैसे चाहिए वो मैं तुझे दूंगी। मुझसे जितना होगा उतना हमेशा करूंगी। इतना कहकर विमला अपनी बेटी को गले से लगा लेती है, जिसके बाद विमला सोनिया को पैसे देती है और सोनिया अपना एमए में एडमिशन करवा लेती है और पढ़ना शुरू कर देती है। ऐसे ही शराब और जुआ खेलने की गंदी लत अब मोहन और उसके परिवार को बर्बादी के रास्ते पर धकेलना शुरू कर देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। सोनिया घर पर ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देती है और खुद के पास थोड़े थोड़े पैसे जोड़ना शुरू कर देती है। एक रोज मोहन का जन्मदिन होता है। धनीलाल अपने घर पर एक बहुत बड़ी पार्टी रखता है। मोहन केक कट करता है और सभी को खिलाता है। तभी धनीलाल ने कहा, आज मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे बेटे मोहन के जन्मदिन पर मैं यानी कि सेठ धनीलाल अपने बेटे को एक बहुत ही खास तोहफा देना चाहता हूँ। आज मैं मोहन को अपने जीवन की सारी जमा पूंजी सौंपने जा रहा हूँ। ये लो बेटा मोहन, ये मेरी सारी धन संपत्ति के पेपर हैं। मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है। बेटा, जन्मदिन बहुत मुबारक हो। थैंक यू पिताजी, थैंक यू। जहां मोहन अपने पिता के दिए इस तोहफे से बेहद खुश होता है, वहीं सोनिया और विमला इस बात से जरा भी खुश नहीं होती, क्योंकि दोनों माँ बेटी को अच्छे से पता था कि धनीलाल का ये फैसला सब पर कितना भारी पड़ने वाला है। अगले ही दिन मोहन कागजों को लेकर अपने दोस्तों के पास जाता है और उनके साथ बैठकर शराब पीने लगता है। नशे में धुत मोहन जुआ खेल रहा होता है और वो लगातार हर बाजी हारता जा रहा था। तभी मोहन का एक दोस्त विवेक बोलता है, क्या बात है मोहन भाई, आज एक भी बाजी जीत नहीं पा रहे? पता नहीं यार, अब तो नोट भी खत्म हो गए। अरे ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सेठ धनीलाल के बेटे के पास नोट खत्म हो जाए। अरे इतना बड़ा कारोबार है तेरे पास, वो कब कमाएगा? अरे लगा दिए घर के कागज दाव पर। सही बोल रहा है यार, मेरे बाप ने वैसे भी आज तक कभी मुझसे पैसे का, मेरे टाइम का कोई हिसाब किताब मांगा ही नहीं है। मैं अपनी मर्जी का खुद मालिक हूँ। तो बस फिर लगा दो सब कुछ दाव पर। अरे तुमसे बड़ा कोई जुहारी थोड़ी है, मुझे पता है कि तुम सब कुछ जीत जाओगे। शाबाश मेरे दोस्त, मेरा हौसला बुलंद करने के लिए है। इतना कहकर मोहन मुस्कुराता है और बिना कुछ सोचे धनीलाल की बरसों की जमा पूंजी को दांव पर लगाकर जुआ खेलने लगता है और इस बार भी वो बुरी तरह से हार जाता है। तभी विवेक ने कहा, चल बेटा, अब तेरा खेल खत्म। रोज रोज हमें अपने पैसों की अकड़ दिखाता था ना, अब कुछ नहीं है तेरे पास। अब ये सब कुछ हमारा हुआ। चल भाग यहाँ से। चलो भाइयों, इसके घर और कारोबार पर अपना कब्जा करने का वक्त आ गया है। ओए विवेक, दूर हट, कुछ नहीं मिलेगा तुझे, समझा? वापस दे मेरे पेपर। है, कुछ नहीं मिलेगा तुझे, चल जा। विवेक, वापस दे। मोहन विवेक से कागज वापस लेने की कोशिश करता है, पर विवेक बाकी सभी लड़कों के साथ मिलकर मोहन को खूब मारता है और मोहन वहीं बेहोश हो जाता है। विवेक और बाकी सभी लोग वहां से चले जाते हैं। नशा उतरने के बाद जब मोहन को होश आता है तो वो अपने घर जाता है, जहां वो देखता है कि विवेक और उसके बाकी सभी दोस्त
जबरदस्ती घर में घुसकर हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। आसपास के सभी लोग धनीलाल के घर के बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। तभी धनीलाल विवेक के आगे हाथ जोड़ता हुआ कहता है, अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मुझे और मेरे परिवार को इस घर से मत निकालो। इस उम्र में मैं और मेरा परिवार कहाँ जाएंगे? तुमको जितने पैसे चाहिए मैं सब दे दूंगा। भगवान के लिए ऐसा मत करो। अबे हट बुड्ढे, आया बड़ा मिन्नतें करने वाला। तेरा बेटा मोहन हार गया हुआ है सब कुछ। देख ये कागज, अरे सब मेरा है। अब निकल यहाँ से, चल। विवेक, ये सब क्या हो रहा है? देख ये गलत है। नशे की हालत में तूने मुझे उकसाकर मुझसे ये सब कुछ लिया है। अबे ओ, ये दुखड़ा कहीं और जाकर रोना। इतना कहकर विवेक धनीलाल को जोर से धक्का देता है। तभी सोनिया अपने पिताजी को संभाल लेती है और कहती है, पिताजी जो हुआ सो हुआ, आप इन लोगों से मत उलझिए। घर तो हम फिर से बना लेंगे, मगर आपको या भैया को कुछ हो गया तो मेरा और माँ का क्या होगा? आप दोनों के सिवा हमारा है ही कौन? आप चलिए मेरे साथ। इतना कहकर सोनिया अपने सभी परिवार वालों को लेकर अपनी दोस्त के पास जाती है, जहाँ विमला धनीलाल से बोलती है, देख लिया ना अपने लाड का नतीजा। 1000 बार कहा था कि लगाम लगा लो, पर नहीं माने। देख लो आज आपके बेटे ने हमें कहां से कहां लाकर बैठा दिया। अरे अभी भी अगर मन नहीं भरा तेरा तो चाकू लेकर आर पार कर दे हम सभी के पेट में। माँ संभालो खुद को। भैया से जो हुआ नशे में हुआ, ऐसे उसे बार बार दोष दे देने से दोबारा तो हासिल नहीं हो जाएगा ना। आप सब लोग थोड़ा सब्र रखिए। जब तक मैं हूँ आप लोगों को किसी बात की कोई दिक्कत नहीं आने दूंगी। पिताजी आप माँ को संभालो, मैं अभी आती हूँ। जब तक मैं ना आऊँ आप अपना ख्याल रखिएगा। इतना कहकर सोनिया वहाँ से जाने लगती है। तभी मोहन उसे रोकते हुए कहता है, सोनिया मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने आज तक हमेशा तेरे साथ गलत ही किया। कभी तुझसे प्यार से नहीं बोला, ना ही एक भाई होने का कोई भी फर्ज मैंने निभाया। फिर भी तूने आज मुझे गलत नहीं समझा और मेरा ही पक्ष लिया। मुझे माफ कर दे बहन। भैया अब बातें बाद में कर लेंगे, अभी इस मुसीबत से बाहर निकालने का रास्ता बनाना है। आप माँ और पिताजी का ख्याल रखना, मैं आती हूँ। इतना कहकर सोनिया वहाँ से चली जाती है और शाम को वापस से अपने परिवार के पास आती है। तभी विमला ने कहा, सोनिया बेटा तू कहाँ चली गई थी? माँ मैं हम सबके रहने और खाने का इंतजाम करने के लिए गई थी। मतलब बेटा? माँ इतने वक्त से जो मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी, उससे मैंने पैसा जमा किया था। वो सब मैंने अपनी एक सहेली के पास जमा करके रखे थे। चलो माँ, मैंने हम सबके लिए एक घर किराए पर ले लिया है और मैंने एक जगह जॉब की भी बात कर ली। मैं नौकरी करूँगी और आपको किसी बात की कोई कमी नहीं आने दूंगी। चलो यहाँ से चलते हैं। सोनिया सभी को अपने नए घर में ले जाती है और फिर सभी के खाने का इंतजाम करती है। उसके बाद सेठ धनीलाल कहता है, बेटी मुझे माफ कर दे, मैंने कभी तुझे समझा नहीं। आज जब ये सब कुछ हुआ तो मुझे पता चला कि बेटी चाहे कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो, वो कभी अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ती, हमेशा अपने परिवार की मदद करती है। एक बेटे से बढ़कर परिवार का सहारा बनती है। मैंने कभी तेरे पढ़ने, तेरे सपने में रुचि नहीं दिखाई बेटा, मुझे माफ कर दे। काश कि जितना मैंने मोहन को आजादी दी उतनी मैं तुझे दे देता तो आज वक्त कुछ और ही होता। पिताजी आप माफी मत मांगिए, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए बस यही काफी है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। आप सब मेरे अपने हो, मेरा परिवार हो। आपके लिए तो मैं कुछ भी करने से कभी पीछे नहीं हटूंगी। सोनिया के समझाने के बाद और मोहन के पछतावे को देखते हुए सेठ धनीलाल मोहन को माफ कर देते हैं। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे परिवार की तरफ से मिली आजादी का हमें कभी गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजादी सम्मान बढ़ाने के लिए दी जाती है, ना कि सर झुकाने के लिए। धन्यवाद।